जब भी मैं कोई कंट्री जाता था, जैसे मैं रशिया गया हूँ, चाइना गया हूँ, ईरान गया हूँ, दुबई गया हूँ, कनाडा गया हूँ, तो वहाँ जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं मैंने प्रैक्टिकली फेस किए हैं। आपका इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कौन कौन से नहीं चाहिए होते हैं, तो मैंने प्रैक्टिकली वो चीज़ों को फेस किया है। कोई स्पेसिफिक रीज़न था कि आप उत्तराखंड में आए? मतलब आप दिल्ली में इस काम को करते, आई थिंक मल्टीप्लिकेशन हो जाता है आपकी क्वेरीज में और आपके बिजनेस में, या फिर देहरादून भी काफ़ी अच्छा है, फिर कोटद्वार में आना? जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, वो अपने पहाड़ कभी नहीं छोड़ सकते, उनके दिल से पहाड़ कभी नहीं जाएगा। चाहे वो दिल्ली में काम कर रहे हो, चाहे वो मुंबई में, आना सबने उत्तराखंड है। तो जो हॉस्पिटैलिटी वाले बच्चे हैं, जो होटल मैनेजमेंट किए हुए बच्चे हैं, उनका एक सपना होता है बाहर जाके काम करना है, अब्रॉड जाके काम करना है, तो उन बच्चों के लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि काफ़ी सारे लोग 4 साल का कोर्स करते हैं, 3 साल का कोर्स करते हैं, लाखों रुपए इस कोर्स में दे देते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है। आपने कितनी कंट्री घूमी है, और आई होप कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी कंट्रीज़ में नहीं है, तो यूएस से कनाडा जैसी कंट्रीज़ आपको आसानी से वीज़ा दे देती है। अगर कोई एजेंसी आपको ये बोलती है कि सब काम हो जाएंगे, सच नहीं बता रहा है और बोल रहा है कि हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। कि जैसे कोई बच्चा बाहर जाना चाह रहा है, अब्रॉड जाना चाह रहा है, वो किसी भी चीज़ के लिए कुछ बेसिक ऐसे स्टेप्स हैं जो उसको ध्यान में रखने चाहिए, पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को या क्लाइंट्स को? जो झूठ बोलेगा ना, वो आपको बहुत सस्ते सस्ते पैकेज देंगे, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है काम करना नहीं है, उनका केवल पैसा लेना है और फिर आपके फ़ोन उठाना बंद कर देना है। इमिग्रेशन स्कैम्स जो होते हैं या फेक वीज़ा, जो भी हम ये बातें करते हैं, ये किस तरह से हो सकता है, हमें कैसे अवेयर रहना चाहिए? अगर कोई भी कंपनी आपसे 50 या 60% एडवांस मांग रही है बिना काम किए, तो वो एक सही दिशा पे नहीं लेके जा रहे हैं आपको। अच्छा। उनका इंटेंशन सही नहीं है। स्टडी वीज़ा चाहिए या वर्क परमिट, और अब्रॉड जाना चाहते हैं? बहुत सारे पेरेंट्स की और बच्चों की हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको करेक्ट गाइडेंस नहीं मिलती इन सारी चीज़ों को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी जबराल, और आज का पॉडकास्ट हमारा इमिग्रेशन, वीज़ा, वर्क परमिट, स्टडी वीज़ा, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर है। क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को, तो वो डिलेमा में होते हैं क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। तो आज इन सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, और हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ एनवी इमिग्रेशन के फाउंडर आशीष नेगी जी हैं। आशीष नेगी जी जो कि कनाडा में हैं, और दुबई में भी उनका बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस रहा है, और अब जाकर वो हमारे शहर कोटद्वार में आए हैं ताकि हम लोगों की और हमारे बच्चों की, हमारे पेरेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस दे सकें और प्रॉपर हेल्प कर सकें। तो आइए स्वागत करते हैं आशीष जी का। बहुत स्वागत है आशीष जी। थैंक यू, धन्यवाद। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि आप नया फेस हैं हमारे शहर के लिए। वैसे तो आप यहीं के हैं, बॉट एंड बॉर्न अप आपका यहीं हुआ है, बट फिर भी आपके इमिग्रेशन जो आपका ये बिज़नेस है, जो आप ये हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, उसका यहाँ तक की आपकी जर्नी कैसे रही? तो इसमें जो मेरे छोटे भाई हिमांशु ने ये है, एक्चुअली उन्होंने ये शुरुआत की थी। अच्छा। और उन्होंने बताया था कि इस सिटी में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, और वो समय मैं कनाडा में था, और उन्होंने बोला कि हमको कुछ करना चाहिए कोटद्वार में, क्योंकि हम कोटद्वार के हैं, पहाड़ी लोग हैं, यहाँ के लोकल हैं। और जब मैंने ये आइडिया को सुना, मुझे लगा इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और देहरादून और दिल्ली ना जाके हम कुछ कोटद्वार में करें, जो हमारा होम टाउन है। उसके बाद हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद एनवी इमिग्रेशन को इस काम के लिए चुना, जिसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है कोटद्वार में और पूरे उत्तराखंड से। थोड़ा सा आप अपनी जर्नी हमें बताएं पहले, पर्सनली आपकी जो जर्नी रही है अभी तक, यहाँ तक पहुँचने से पहले जो आपकी जर्नी रही है, उसमें क्या स्ट्रगल्स थे और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं? हो सकता है कुछ बच्चों को इंस्पायर कर दे। मेरी जर्नी यहाँ पर ऐसी थी कि मैं कोटद्वार में पैदा हुआ था, पौड़ी गढ़वाल से हूँ, मेरा पूरा नाम आशीष नेगी है, और मेरी जो स्कूलिंग थी 5th तक एक प्राइवेट स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल में हुई है, और 6 से 12 तक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कोटद्वार, जो यहाँ पर ही नज़दीक पे स्थित है, वहाँ पर हुई है। और उसके बाद से 1 साल में देहरादून रहा, जहाँ पे मैंने पढ़ाई की थी हॉस्पिटैलिटी के बारे में, और फिर मेरी जर्नी दुबई के लिए शुरू हो गई थी, और मैंने दुबई में काम किया 13-14 साल तक। उसके बाद मैं कनाडा मूव हो गया,
वहाँ पर मैं परमानेंट रेजिडेंट हूँ अभी कनाडा में। और जब भी मैं कोई कंट्री जाता था, जैसे मैं रशिया गया हूँ, चाइना गया हूँ, ईरान गया हूँ, दुबई गया हूँ, कनाडा गया हूँ, तो वहाँ जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं मैंने प्रैक्टिकली फेस किया है कि कस्टम्स आपके प्रॉब्लम क्या फेस होते हैं, आपका इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कौन कौन से नहीं चाहिए होते हैं। तो मैंने प्रैक्टिकली वो चीज़ों को फेस किया है। उसके बाद ही मेरे भाई ने जो भी वो भी दुबई में रहा है, उसको भी लगा कि जैसे कि हम दोनों का एक्सपीरियंस है बाहर का, इंडिया से बाहर का, तो हम दोनों को ये चीज़ लोगों के साथ शेयर करनी ज़रूरत है और हम इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो जैसा मैं देख रही हूँ कि आपकी बहुत अच्छी एक जर्नी रही है और डिफरेंट कंट्रीज़ में आप गए हैं, वर्ल्ड ओवर आपने विजिट किया है, आपको एक्सपीरियंस भी है, और उसका सारा घूमने के बाद, सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद आपने उत्तराखंड में और वो भी कोटद्वार को चुना, तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई स्पेसिफिक रीज़न था कि आप उत्तराखंड में आए? मतलब आप दिल्ली में इस काम को करते, आई थिंक मल्टीप्लिकेशन हो जाता है आपकी क्वेरीज में और आपके बिजनेस में, या फिर देहरादून भी काफ़ी अच्छा है, फिर कोटद्वार में आना? इसका पीछे ये रीज़न है कि मैं दिल से पहाड़ी हूँ और मुझे पहाड़ी खाना बहुत पसंद है। तो हमारा घर यहाँ पर है, घर का खाना मिलता है मम्मी के हाथ का खाना, और कोटद्वार में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी। और मैं चाह सकता था दूसरी सिटीज़ में, बिग सिटीज़ में, बट मुझे शुरुआत कोटद्वार से करना चाहिए था क्योंकि लोग बड़ी सिटीज़ में जाते हैं, उनका काफ़ी खर्चा हो जाता है जब वो दिल्ली, मुंबई या दूसरी सिटीज़ में जाते हैं छोटे छोटे काम के लिए। तो हमारी कोशिश ये है कि वो यहीं पर आएँ और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सल्यूशन हमसे डायरेक्ट यहीं से ले लें और अपने लोगों को मतलब सही रास्ता दिखाना मेरा पहला उद्देश्य है। बहुत बहुत अच्छी सोच के साथ आप कोटद्वार में आए हैं, और इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा है कोटद्वार के लिए कि आपने यहाँ पे एनवी इमिग्रेशंस आपने सेटअप किया हुआ है। थोड़ा सा आप अपने एनवी जो आपका इमिग्रेशन है, एनवी इमिग्रेशन जिसको कि आप बता रहे हैं, उसके क्या मोटो है यहाँ पर आने का? क्या क्या आप लोग किस तरह से क्वेरीज हैंडल्स करते हैं, किस किस चीज़ का आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली क्या काम करते हैं इमिग्रेशन आपका? हमारे इमिग्रेशन ऑफिस में हमारे पास कुछ वीज़ास हैं, जैसे स्टडी वीज़ा, ओके, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, एयर टिकट बुकिंग, ये सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि जब भी कोई भी बच्चा 11th में पढ़ता है या 12th में पढ़ता है, उनके माँ बाप पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं उनको देहरादून या दिल्ली में पढ़ाई के। हमारे उत्तराखंड में एक माइंडसेट फिक्स हो चुका है आज के समय में कि मेरे बच्चे को मुझे दिल्ली भेजना है या देहरादून भेजना है। Exactly. लेकिन उनके पास एक गाइडेंस नहीं थी कि उसी पढ़ाई में सेम पैसे में वो विदेश में भी कर सकते हैं और उनका बच्चा पार्ट टाइम जॉब करके सेम पैसा कमा भी सकता है जितना खर्चा हुआ है, और वो खुद इंडिपेंडेंट भी बन सकता है, जो उनको पहले पता नहीं था। हमेशा एक मिथ है हमारे उत्तराखंड में कि विदेश जाना मतलब बहुत सारा खर्चा। जिस मिथ को दूर करने के लिए इमिग्रेशन कोटद्वार में आया है, और हम चाहते हैं कि हम लोग फ्री कंसल्टेशन देके लोगों को गाइड करें कि जितना पैसा आपका देहरादून में लगता है या दिल्ली में लगता है, उतना पैसा और उससे भी कम पैसा आपको हम विदेश में पढ़ाई करवा सकते हैं और आपका बच्चा पार्ट टाइम काम करके उसी लोन को खुद चुका सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा सा आपको नहीं लगता जैसे हमारे यहाँ आजकल उत्तराखंड में आपने सुना हो कि पलायन एक बड़ा मुद्दा रहता है, तो हमें तो लगता है हमारे बच्चे देहरादून और दिल्ली भी पलायन ना करें और आप उनको सीधे अब्रॉड भेजने की बात करें। कभी इस तरह की कोई चीज़ फेस की? उसका तो लाइव एग्जाम्पल मैं हूँ। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। इतने साल दुबई रहने के बाद और कनाडा रहने के बाद, परमानेंट रेजिडेंट होने के बाद आज मैं कोटद्वार में हूँ। तो जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, वो अपने पहाड़ कभी नहीं छोड़ सकते हैं, उनके दिल से पहाड़ कभी नहीं जाएगा। हमारा सब लोगों का एक ही उद्देश्य होता है कि अच्छा खासा पैसा बना के हम एक बड़ा घर बना सके हमारे पहाड़ में और पहाड़ी लोगों के बीच में अपने अच्छे दिन बिताएं। जितना जल्दी पैसा कमाएंगे उतना बड़ा घर बनेगा, उतने घर पे सुविधाएं आएंगी और उसके बाद वो एक अच्छा ज़िंदगी उत्तराखंड में बिता सकें। सबका यही सपना होता है, और चाहे वो दिल्ली में काम कर रहे हो चाहे वो मुंबई में, आना सबने उत्तराखंड है। एंड यू आर लाइव एग्जाम्पल। आई एम अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ इट। कि आप बाहर जाइए, पैसा कमाइए और बेशक फिर वापस आकर अपनी जगह पे आप कुछ ऐसा इस्टेब्लिश करें कि आपके साथ 4 लोग और जुड़ के काम करें। बहुत बहुत ही अच्छी सोच के साथ आप इस काम को कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना चाहूँगी, जैसे आपकी भी एजुकेशन हुई होगी, हमारी भी हुई है, और आजकल हम देखते हैं कि बच्चे बहुत कन्फ्यूज्ड हैं।
करियर को लेकर कि वो किस फील्ड में जाएं, कैसे जाएं। और इनफैक्ट अगर अब्रॉड जाने की बच्चों के एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हम बाहर जाते, बट उस तरह के सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते, उस तरह की गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो आपने क्या स्टडी किया है यहाँ पे? आपको किस तरह के यहाँ पे क्लाइंट्स जो हैं वो आ रहे हैं, और क्या आप उनको कहना चाहेंगे? मेरा मानना यह है कि हर इंसान की एज, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका फाइनेंशियल स्टेटस और वो उसका इंटरेस्ट हमें ये समझाता है कि उसकी प्रोफाइल कैसे मैच होगी और किस पढ़ाई में जाके वो कितना अच्छा करियर बना सकता है। तो एनवी इमिग्रेशन क्या करता है, जब हम आपसे मिलते हैं और हम आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं तो हम आपके बारे में जानते हैं। एक छोटा सा इंटरव्यू हमारे साथ कंडक्ट होता है, अच्छा। जिसमें हम लोग प्रोफाइलिंग करते हैं कि आपके बारे में समझते हैं कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपकी उम्र है, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, और उसी से रिलेटेड आपको कोर्स करवाया जाए। और कई लोगों का ये भी मिथ है कि अगर इंग्लिश टेस्ट ना हो तो आप यूरोप नहीं जा सकते हैं। हाँ, जनरली उनको आइलेट्स और पीटी ये सब देना पड़ेगा एंड देन दे हैव टू गो आउटसाइड। Right, you're right. But it's a myth. It's Okay. not true these days. You can go to UK, you can go to Europe without IELTS. But people don't know about it because they are misguided by some people. And we are there to help you out. हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी कंट्री में IELTS के बिना भी आप जा सकते हैं, बिना इंग्लिश टेस्ट के, बिना इंटरव्यू के भी आपका एडमिशन यूरोप में और UK में हो सकता है। हाँ, ये भी सच है कि कुछ कंट्रियों में IELTS की ज़रूरत होती है, वो भी हम बच्चों को बताते हैं कि इसकी तैयारी ऐसे की जाती है। तो आप इसमें भी हेल्प आउट करते हैं बच्चों को? बिल्कुल। ओके, तो आपको क्या लगा जो उत्तराखंड के हमारे बच्चे हैं बेसिकली इस एरिया के, उनका इंटरेस्ट किस तरफ आपको लगा है? जैसे अभी तक के जो भी आपके पास क्वेरीज आई हैं उस अकॉर्डिंग। मुझे लगता है उत्तराखंड में अगर आप एज क्राइटेरिया के हिसाब से लेंगे तो 30 साल से जो ऊपर हैं उनका पूरा रुझान वर्क परमिट की तरफ है, और 18 से लेकर 25 तक हैं वो हमारे साथ स्टडी वीज़ा के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं। जो लोग वर्क परमिट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे एनवी इमिग्रेशन में हमारा 80% स्टूडेंट वीज़ा, 20% वर्क परमिट है। इसका रीज़न ये है कि जब आप वर्क परमिट में किसी को भेजते हैं तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको भेजना होता है, ताकि वहाँ जाने के बाद लोगों को उतनी सैलरी मिले जो प्रॉमिस की गई है, उतनी सुविधाएं मिलें जो प्रॉमिस की गई हैं, और उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। तो हम लोग इसके लिए केवल जेन्युइन ही वर्क परमिट प्रोवाइड करते हैं। हम किसी को भी फेक प्रॉमिसेस नहीं करते हैं। और जहाँ तक कि स्टडी वीज़ा का सवाल है, तो स्टडी वीज़ा में भी हम लोगों को बताते हैं कि कौन कौन से कंट्री में कौन कौन से इंटरेस्ट का वीज़ा उनके अवेलेबल है, पार्ट टाइम जॉब कैसे की जाती है, कितने घंटे की पार्ट टाइम उनको अलाउड है करना, और कितना वो पैसा कमा सकते हैं बाय डूइंग पार्ट टाइम। क्योंकि यूरोप और यूके में, ऐसी कंट्रीज़ में हर बच्चा पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा निकालता है, जो सुविधा इंडिया में आज भी उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल, ये तो है। इसमें एक चीज़ और है कि जनरली हम लोग जब बैठते हैं और इस तरह का डिस्कशंस होते हैं तो एक आई डोंट नो वो कितना सच है, बट आप क्योंकि इस फील्ड से हैं तो मुझे लगा है, मेरी भी एक क्वेरी है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि स्टडी वीज़ा जो है वो लेना आसान होता है, और वर्क वीज़ा जो आप लेते हैं तो उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। इज इट सो? ऐसा है? वर्क वीज़ा में कुछ जॉब्स होते हैं जहाँ पर पढ़ाई का देखा जाता है कि कोई 10th पास या 12th पास के ऊपर के वालों को जॉब मिलती है। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो मैंने फेस की है, कुछ लोगों के पासपोर्ट में ECR स्टैंप होती है। ECR स्टैंप का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। जिन्होंने 10th से कम पढ़ाई की गई है उनके पासपोर्ट में ECR स्टैंप होता है, तो वो कई जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और जब वो एलिजिबल नहीं होते हैं तो हमको उनको बताना पड़ता है कि आप इस जॉब के लिए अवेलेबल हो, और इस जॉब के लिए आपको आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बोलना भी उनको बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्टडी वीज़ा में 12th के बाद आप कोई भी स्टडी किस तरह की भी कर सकते हो। इवन ग्रेजुएशन के बाद जो मास्टर्स किया जाता है वो भी हम आपको हेल्प करते हैं कि मास्टर्स कैसे की जाती है, कितने साल का मास्टर्स होता है। और हर कंट्री में ये होता है, जब भी आप कोई पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद आपको ओपन वर्क परमिट मिलता है। अच्छा। जिसमें आप ओपनली कोई भी जॉब कितने टाइप के भी कर सकते हो। तो वो भी बताना बहुत ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट आपको ये सुविधा देती है, हर गवर्नमेंट, हर कंट्री की, कि अगर आपने 1 साल का मास्टर्स किया है तो 2 साल का ओपन वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट से मेरा मतलब ये है कि आप कहीं भी ओपनली कहीं काम कर सकते हैं, चाहे तो एक दिन में 2 कंपनी में, 3 कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं। अच्छा, तो जो आप स्टडी वीज़ा पे जो हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं अब्रॉड में जाके वो स्टडी, तो वर्क परमिट उनको वहाँ पे अलग से करना होता है, या ऐसा भी कुछ है कि नहीं, इसमें यह होता है कि जैसे आप स्टडी वीज़ा पे जाते हैं तो पार्ट टाइम आपको कुछ आवर्स अलाउड होते हैं।
अच्छा, वो अलाउड है? वो अलाउड है। लेकिन जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, जैसे कि किसी का कोर्स 4 साल का है या 3 साल का है, तो उनके बाद उनको 1 साल का या 2 साल का ओपन वर्क परमिट गवर्नमेंट की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा। उस वर्क परमिट में आपको ये बताया जाता है कि आप काम कर सकते हैं, कितनी भी कंपनी में आप काम कर सकते हैं 2 साल तक, और इसी 2 साल में या 1 साल में आपको अपने लिए एम्प्लॉयर की तलाश करनी है और अपना एम्प्लॉयर ढूंढना है, ताकि वो आगे के लिए आपको सपोर्ट कर सके। या ये भी हो सकता है कि उसके बाद आपको वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट कार्ड मिल जाए या ग्रीन कार्ड मिल जाए, और उसके बाद आप आराम से वहाँ के सिटीजन की सारी सुविधाएं ले सकते हैं, एक्सेप्ट वोटिंग। आप वोट नहीं कर सकते, बाकी आप सारी सुविधाएं ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे हमारे बच्चे हैं ना, वो हॉस्पिटैलिटी में बहुत हैं इस इंडस्ट्री में, और उत्तराखंड तो फेमस है, कहते हैं वर्ल्ड ओवर हर किचन में कोई ना कोई उत्तराखंड से ज़रूर मिलेगा, किचन में एटलीस्ट मिलेगा। तो जो हॉस्पिटैलिटी वाले बच्चे हैं, जो होटल मैनेजमेंट किए हुए बच्चे हैं, उनका एक सपना होता है कि एक बार हमें बाहर जाके काम करना है, अब्रॉड जाके काम करना है। तो उन बच्चों के लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, जो इस तरह के बच्चे हैं या जो ऐसा जाना चाहते हैं? उत्तराखंड में हॉस्पिटैलिटी के डेली मुझे 100 कॉल आते हैं। अच्छा। और अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है, सबसे ज़्यादा कॉल्स किसके आते हैं? होटल वाले लोग होटल हॉस्पिटैलिटी वाले जो हैं, देखिए होटल में जो जॉब करते हैं हॉस्पिटैलिटी में, वहाँ पर 4 सेक्शंस होते हैं। एक F&B, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग और किचन। ये 4 पिलर्स हैं हर होटल लाइन के और हॉस्पिटैलिटीज़ के लाइन के। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद कोर्स किया है एक समय पे। अच्छा। और मैं फ्रंट ऑफिस में था, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में बहुत अच्छी है। और मेरा ये मानना है कि काफ़ी सारे लोग 4 साल का कोर्स करते हैं, 3 साल का कोर्स करते हैं, लाखों रुपए इस कोर्स में दे देते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत आप ऐसा नहीं कह रहे हैं? जी, ज़रूरत नहीं है थोड़ा इसकी। सा एक्सप्लेन करिए, मतलब ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ज़रूरत नहीं है और फिर भी आप अच्छा करें। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि आप ये कोर्स 6 महीने से साल भर के अंदर कर सकते हैं। आपके कोर्स को अननेसेसरली स्ट्रेच किया जा रहा है ताकि ज़्यादा फीस आपसे ली जा मतलब ये सके। IHM पूसा उसा के जो 3-4 साल के कोर्सेज हैं, फिर आप डायरेक्टली उनको नहीं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग से मैंने भी 6 महीने का ही HM किया था, और उसमें मुझे सेम जॉब मिल रही थी जो एक डिग्री होल्डर को मिलती है। अच्छा। उनका बाकी जो लोग हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो लोग भी लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं जो करवा रहा हूँ उसमें यह है कि मेरे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास सिंगापुर का वीज़ा है हॉस्पिटैलिटी का। उसमें आप 6+6 का मॉड्यूल है। उसमें मॉड्यूल में यह है कि आप 6 महीना आप हॉस्पिटैलिटी का कोर्स करते हैं, होटल मैनेजमेंट का, और आप साइड बाय साइड आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जिसमें मंथली आप 80,000 से 90,000 कमा रहे हैं वाइल स्टडिंग। अच्छा। पढ़ने के साथ, और 6 महीने का आपको ओपन वर्क परमिट भी मिलता है। तो एट द एंड इसमें ये रहता है कि आपको पैसा कमाना होता है, और होटल मैनेजमेंट जितना भी आप कोर्स करते हैं उसमें आपको पार्ट टाइम का ऑप्शंस अभी इंडिया में नहीं मिल रहा है। तो मेरा कहना ये है कि जब आप कोई भी कोर्स करते हैं, और होटल मैनेजमेंट अगर आपने 6 महीने का किया है, साइड में आपको पार्ट टाइम जॉब मिल रही है जिसमें आप 70 से 80 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं, और उसके बाद आपको 6 महीने का वर्क परमिट मिल रहा है जहाँ पर आप 1 से 1.5 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं। तो जितना आपने कोर्स में पैसा लगाया उतना तो आपने 6-7 महीने में कवर कर लिया है, प्लस आप दूसरी कंट्री का एक्सपोजर भी ले रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है, जो आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है। मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। जी। ये तो बड़ा अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी, जो आपका NV इमिग्रेशन है, ये किन किन कंट्रीज़ में और किस तरह से वर्क परमिट या वीज़ा जो है वो आप लोग दिलवाते हैं, और ये थोड़ी कैटेगरी है, मतलब वीज़ा की किन किन कैटेगरीज पे आप काम करते हैं, थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा सा डिटेल से बताएं। अगर हम स्टडी वीज़ा की बात करें तो हम सारी कंट्रीज़ में डील कर रहे हैं। अच्छा। और अगर मैं आपको वर्क परमिट की बात करूं तो हम लोग अभी गल्फ़ के जॉब्स में नहीं डील कर रहे हैं। हम लोग मॉरिशस, सिंगापुर, रशिया, पूरा यूरोप, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आपका USA में डील कर रहे हैं। हालांकि USA और UK और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की वैकेंसी कम आती हैं कंपेयर टू यूरोप की बहुत ज़्यादा आती हैं, सिंगापुर की अच्छी आती हैं, मॉरिशस की बहुत अच्छी वैकेंसी आती हैं, रशिया की बहुत अच्छी आती हैं। गल्फ़ में अभी जो हालात हैं, जैसे आजकल सबको मालूम है कि वॉर का कंडीशन चल रहा है, और इस कंडीशन पर लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं वहाँ जाना। और जो सैलरी का जो मैंने पैरामीटर देखा है, वो 15 साल पहले जो सैलरी मिल रही है, आज लोगों को उससे भी कम सैलरी मिल रही है 15 साल बाद। अच्छा।
मुझे याद है कि जब मैंने स्टार्ट किया था दुबई में, तो वो जो सैलरी मुझे इतनी अच्छी मिली थी, कंट्री की हालत बहुत अच्छी थी, और आज उससे भी कम सैलरी लोगों को मिल रही है। और वीज़ा भी दो टाइप के होते हैं, एक क्लोज वर्क परमिट और एक ओपन वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट लोगों को स्टडी के बनने के बाद मिलता है। क्लोज वर्क परमिट होता है जब आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है। तो जब क्लोज वर्क परमिट में आप जाते हैं तो आप कम कंट्री पे बाउंड हो जाते हैं। गल्फ़ में मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता। कोई विशेष कारण है कि आप गल्फ पे फोकस नहीं करते? क्योंकि जनरली हम लोग यहाँ से सुनते हैं तो दुबई सबसे इजी लगता है, किसी को पूछो तो मतलब 80% लोग यहाँ से बोलते हैं हम दुबई में है। जी, तो कोई रीज़न है इसके पीछे? क्या रीज़न हो सकता है? मैंने बहुत सारा समय दुबई में गुजारा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 14 साल मैं दुबई में रहा हूँ, और दुबई मेरे लिए तो दूसरा घर है। लेकिन वहाँ पर पूरे गल्फ़ में कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पासपोर्ट ले लिए जाते हैं जब वो जॉब करते हैं। तो जो फ्रीडम ऑफ अपने घर जाने की होती है, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो या आपको घर जाना हो, वो आपको इजीली अवेलेबल नहीं होती है। अच्छा। आपको अपने स्पॉन्सर पे डिपेंड होना पड़ता है कि वो आपको कब पासपोर्ट देगा, और उस हिसाब से आप अपने घर जा सकते हैं। मेरे पास जॉब्स होती हैं दुबई की, बट मैं कैंडिडेट को बोल देता हूँ कि वहाँ पर ये इशू हो सकता है, तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाह रही थी, कंट्री वाइज जो वीज़ा के जो चार्जेस होते हैं वो भी डिफरेंट होते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वो चार्जेस जैसे किन कंट्रीज़ में जाने के लिए आपको लगभग कितना चार्ज हम एक्सपेक्ट करें, ये थोड़ा सा आप बता पाएंगे डिटेल में? या सबसे सस्ता वीज़ा कहाँ का लगता है, या कॉस्टली है तो कहाँ का लगता है, और वो डिफरेंस क्यों है? हर वीज़ा जो वर्क परमिट होता है उसका प्राइस डिफरेंस होता है, क्योंकि उस कंट्री पे डिपेंड करता है। दुबई जैसे बहुत फेमस है, और उसका वर्क परमिट काफ़ी सस्ता होता है, और वहाँ पर वर्क परमिट में आवर्स ज़्यादा होते हैं काम करने के। अच्छा। और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जैसे कि सिंगापुर, रशिया और आपका मॉरिशस है, वहाँ पे चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, कमाई ज़्यादा होती है। यूरोप में कमाई बहुत ज़्यादा होती है, उस हिसाब से चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। प्रोसेसिंग टाइम यूरोप में ज़्यादा होता है, आप का प्रोसेसिंग टाइम 3 से 6 महीने लग जाते हैं। ये मैक्सिमम टाइम है। दुबई का 15 से 20 दिन में आ जाता है। सिंगापुर वगैरह का वीज़ा आपको 25 वर्किंग डेज़ में आ जाता है। तो जितना जितना प्रोसेसिंग टाइम होता है, जैसे जैसे आपको सैलरी मिलती है, सामने कंपनी आपको क्या क्या ऑफ़र कर रही है, लाइक अकोमोडेशन, आपका फूड, जितनी ज़्यादा सैलरी, जितने ज़्यादा आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं, वैसे ही चार्जेस भी डिसाइड होते हैं। तो सबसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपके पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है, तो आप क्या बोलेंगे कि किन कंट्रीज़ में जाना ज़्यादा अच्छा रहता है, भले ही थोड़ा टाइम भी लग जाए? मेरा एक्सपीरियंस आज बोलता है कि आज के समय पे देखो, हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि समय समय के हिसाब से हर कंट्री की ग्रोथ होती है। हाँ। और हर कंट्री में जाना ये समय सही है कि नहीं है, ये भी देखना होता है। और मेरा मानना ये भी है कि हमको देखना पड़ेगा कि उस कंट्री के साथ आने वाले 5 साल में मेरा फ्यूचर क्या है। एग्जैक्टली। और आज का जो समय है ये भी देखना ज़रूरी है कि कहीं पर वॉर की कंडीशन उस कंट्री में अफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो मेरे हिसाब से आजकल के समय पर सिंगापुर, मॉरिशस, मॉरिशस इज़ अ आइलैंड, एक आइलैंड है जिनका किसी से कुछ लेना देना नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। सिंगापुर बहुत ही अच्छा एरिया है। आप रशिया में जा सकते हैं, रशिया बहुत ही बड़ा कंट्री है, और वहाँ पर US डॉलर्स में कैलकुलेशन होती है हर चीज़ का, और वहाँ की लोकल करेंसी रूबल है। और यूरोप में अगर आप एलिजिबल हो और यूरोप में आपको सैलरी मिले, तो 5 साल में आपको परमानेंट रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है। परमानेंट रेजिडेंट कार्ड मिलना मतलब आपका फ्यूचर सिक्योर है, आप यूरोप में कोई भी कंट्री कभी भी घूम सकते हैं, जो ही बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि उसके बाद आप UK मूव करते हैं, US मूव करते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई बड़ी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी हमेशा ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाती है। जब आपका ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाती है, इसका मतलब होता है आपका पासपोर्ट देखा जाता है कि आपके पासपोर्ट में कितने कंट्रीज़ के वीज़ा लगे हैं, आपने कितनी कंट्री घूमी है, और आई होप कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी कंट्रीज़ में नहीं है। तो और जब आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, बहुत सारी कंट्रीज़ आप घूमे हैं, तो USA, कनाडा जैसी कंट्रीज़ आपको आसानी से वीज़ा दे देती है। आपका जब पहला वीज़ा लगा था और आज का जो वीज़ा प्रोसेस है, कितना डिफरेंस आया है अब? पहला जो मेरा वीज़ा लगा था, मैं बहुत एक्साइटेड था। और यकीन मानिए तो मैं भी किसी एजेंसी से गया था, और बहुत ही अच्छी एजेंसी थी, बहुत अच्छे लोग थे।
लोगों के एजेंसी के साथ अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और जब मैं दुबई गया था तो बहुत जल्दी मेरा वीज़ा आ गया। जो मेरी कंपनी थी उन्होंने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा, एकोमोडेशन दी गई, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। आज भी इंडिया में बहुत अच्छी एजेंसी भी हैं और बहुत ख़राब एजेंसी भी हैं। इसी पॉइंट पर आने वाली हूँ। तो अगर कोई एजेंसी आपको ये बोलती है कि सब काम हो जाएंगे, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। सब काम नहीं होते। आदमी की जो एलिजिबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर रहा है, जो आदमी को सच नहीं बता रहा है और बोल रहा है कि हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। हम अपनी एनवी इमिग्रेशन में लोगों को बता देते हैं कि आपका नहीं हो सकता। जिस इंसान के पास ना बोलने की ताकत है वो सच बोलने की ताकत रखता है, और वो ही आपको बताएगा कि आपका नहीं हो सकता और आपका दूसरी कंट्री में हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो मुझे बोले कि आप मेरा क्यों नहीं कर सकते, दूसरी एजेंसी ने तो बोला है, फिर वहाँ से वो पैसे दे के और कुछ स्कैम होने के बाद हमारे पास वापस आते हैं कि आपने सही बोला था। मेरा नहीं हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरे पास आए थे, उन्होंने 8वीं पास थे वो, और उनके पास पासपोर्ट में ECR स्टैम्प था। उन्होंने मुझे बोला था कि मेरा वीज़ा लगा दीजिए कनाडा का। तो मैंने उनको बोला था कि आपका नहीं हो सकता। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मेरे एक एजेंसी वाले ने तो बोला था हो गया। तो मैंने उनको पूछा कि तो अभी तक गए क्यों नहीं? तो बोले कि उन्होंने 5 लाख रुपए ले लिए मेरे, और मेरा पासपोर्ट भी रख लिया, और मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। तो ऐसा होता है। और मैंने उनको बोला था कि आप सोच के तो देखिए, 1.5-2 लाख का तो टिकट है लॉजिकली, और कनाडा एक ऐसी जगह है जो एजुकेटेड लोगों को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो वहाँ पर अगर आपको कोई बोल रहा है तो वो सही नहीं है। तो हमको भी ये सोचने की ज़रूरत है कि किसी कंट्री में अगर मेरा नहीं हो सकता, कोई मुझे ना बोल रहा, तो किसी रीज़न से ना बोल रहा होगा। और हमारे एनवी इमिग्रेशन में सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी हम लोग किसी वीज़ा के लिए आपको बोलते हैं कि ये हो सकता है, तो हम पैसा वीज़ा अप्रूवल के बाद लेते हैं, ओनली एप्लीकेशन फ़ीस लेते हैं। तो जैसे ये जो स्कैम्स होते हैं, इमिग्रेशन स्कैम्स जो होते हैं या फेक वीज़ा, जो भी हम ये बातें करते हैं, ये किस तरह से हो सकता है? हमें कैसे अवेयर रहना चाहिए? क्योंकि आप इस फील्ड में, इसलिए मुझे लगता है आप अच्छी एक एडवाइस दे पाएंगे कि हम कैसे बच सकते हैं इनसे। जैसे मैंने देखा है कि उत्तराखंड में ज़्यादातर इंक्वायरीज जो आती हैं अभी के टाइम पे, जो मुझे आ रही हैं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, वर्क परमिट के लिए बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अच्छा। अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा बढ़ चुका है, और थोड़ा सा नहीं, बहुत। और लोग आते हैं हमारे पास कि हमारी जॉब लगा दीजिए यहाँ पर, या हमारी जॉब लगा दीजिए वहाँ पर। अगर मेरे पास 5 वैकेंसी आती है तो 500 इंक्वायरीज आ रही हैं, और इंक्वायरीज हमेशा लिमिटेड होती हैं। अगर कोई बोलता है कि अनलिमिटेड है तो वो सही नहीं है। हर इंक्वायरी जो हमारी जो जॉब वैकेंसी होती है वो लिमिटेड ही होती है। और फ्रॉड से बचा जाए, जो आपने बोला था, अगर कोई भी कंपनी आपसे 50 या 60% एडवांस मांग रही है बिना काम किए, तो वो एक सही दिशा पे नहीं लेके जा रहे हैं आपको। अच्छा। उनका इंटेंशन सही नहीं है। हम आपको बोलते हैं कि हम आपसे वीज़ा अप्रूवल के बाद लेते हैं, और देयर आर वेज, कुछ ऐसे तरीके भी हैं दैट यू कैन चेक योर वीज़ा वेदर इट्स लेजिट और नॉट। आपको लोग आज के समय में, आजकल के AI के ज़माने में, AI से एडिट करके भी कुछ वीज़ा दिखा देते हैं जो भी गलत होते हैं, और हम लोग वो भी चेक करवा के दे सकते हैं आपको। अच्छा। हाँ, और हमारा वीज़ा के बाद पैसे लिए जाते हैं हमारे। जब आप हमारी पूरी आपको संतुष्टि हो जाए तब आप आपको दीजिए, और हम आपसे फ़्लाइट टिकट भी करवा देते हैं आपका। जैसे हमारे सिंगापुर के वीज़ा पे टिकट फ्री है, ओके। आप फ्री फ्लाई कर सकते हैं। ये तो फ्री फ्लाई कर सकते हैं, वो मतलब वो आपकी वो है। हाँ, जो भी मतलब हमारा आपने वीज़ा का offer किया है। जी, वो एक ऑफ़र है जो अभी रिसेंटली हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप स्टडी वीज़ा जाते हैं तो एक जो फ़्लाइट टिकट है वो आपके हमारी तरफ से, पिकअप एंड ड्रॉप हमारी तरफ से। और अच्छा, कभी वीज़ा रिफ्यूज़ल भी होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। क्या क्या रीजंस होते हैं, और कैसे फिर आप उनको कैसे टैकल करते हैं उस तरह के इश्यूज जब आते हैं? उसका ये होता है कि जो हमारी प्रोफेशनल टीम है हमारी, हम लोग हर बच्चे की एजुकेशनल प्रूफ और उसकी जो प्रोफाइलिंग ऐसे कर जाते हैं कि वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस कम से कम हो,
और अगर कोई आपको बोलता है कि 100% वो कंट्री में हो जाएगा तो वो सही नहीं बोल रहा है, क्योंकि हर कंट्री में वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस भी होते हैं और वीज़ा होने के चांसेस भी होते हैं। बट किसी किसी कंट्री में 50-50 होते हैं, किसी में 70-30 होते हैं, किसी में 90-10% होते हैं। अच्छा। वो चांसेस तो होते ही हैं, लेकिन उसके लिए हमको मेंटली रेडी रहना चाहिए कि भाई किस वजह से मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर हमारा काम आता है कि किसी भी बच्चे का वीज़ा रिजेक्ट ना हो, तो हम आपको उनको बताते हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आता है, और आपका इसमें आपकी प्रोफाइलिंग, आपके एजुकेशन प्रूफ, किसी यूनिवर्सिटी में आपसे सीबीएसई बोर्ड के लिए सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं, आपका एज क्राइटेरिया, स्टडी गैप, वो सब कैलकुलेट करने के बाद हम आपकी प्रोफाइलिंग ऐसे करते हैं कि आपके वीज़ा के जो रिजेक्शन चांसेस हैं वो कोशिश कर जाए कि जितने से ज़्यादा कम हो पाए। अच्छा, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही थी कि हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि हम अब्रॉड जाएं, एटलीस्ट एक बार हम जाएं, और वर्क परमिट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्टडी वीज़ा तो है ही है, बट लोगों को बाहर काम करने का, क्योंकि जर्नल माइंडसेट ये है कि हमें एक अच्छा पैसा मिलेगा बाहर अगर जाते हैं। बट पेरेंट्स कई बार कुछ चीज़ों को लेकर उतने अश्योर नहीं होते हैं, बच्चों को परमिशन नहीं देते हैं। तो आप थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी ये दीजिए कि पेरेंट्स जो हैं वो कुछ चीज़ों को लेके वो शायद कंफर्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए वो शायद मना करते हैं बच्चों को। तो पेरेंट्स का कैसा रोल होना चाहिए अगर बच्चे इस तरह से जाना चाह रहे हैं बाहर? थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो ये बोलता हूँ कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों का कंफर्ट जोन तोड़ें। अच्छा। और उनको अच्छी संगत में भेजें, अच्छी जगह भेजें, ताकि वो जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो सके। जो विदेश के बच्चे 16 साल से काम करना चालू कर देते हैं, अपने आईफोन खुद खरीदते हैं, अपनी बाइक्स खुद खरीदते हैं, अपनी कार्स खुद खरीदते हैं। माँ बाप को चाहिए कि उनके कंफर्ट जोन को तोड़ें और उनको सिखाएं। मैंने ये भी चीज़ देखा है कि यहाँ पर लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश समझता तो है, बोल नहीं पाता क्योंकि झिझकता है, शर्माता है। मेरा बोलने का मतलब ये, अगर आप उसको घर पे रखेंगे तो वो बोलेगा कैसे? है लैंग्वेज तो इन्वायरमेंट से सीखी जाती है, किताबों से नहीं। बिल्कुल। माहौल पे सीखी जाती है। जैसे कि मैं खुद रशियन बोल सकता हूँ, चाइनीज़ बोल सकता हूँ, मैंने बाहर से सीखी है, मैंने किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ी है। आप अपना माहौल बदलोगे तो सब बदल सकता है। और माँ बाप को समझना ये ज़रूरी है कि आप देहरादून भेज रहे हो, दिल्ली भेज रहे हो, मुंबई भेज रहे हो, या सिंगापुर भेज रहे हो, यूके भेज रहे हो, भेज तो बाहर ही रहे हो। आशीष जी, जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लोगों के सपने तो बहुत बड़े हैं हमारे बच्चों के, बट कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स या पीछे से बैकग्राउंड जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वीज़ा फीस हो गया या बाहर रहना इस तरह से, तो उसमें भी आप लोग कुछ हेल्प करते हैं? जी बिल्कुल। एनवी इमिग्रेशन में हम लोग इस तरह की गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं और अगर आपका यूके का सपना है या यूएस का सपना है, जहाँ पर आपकी स्टडी लोन जो आपको चाहिए वो 18 से 20 लाख रुपए से ऊपर है, तो वहाँ पर बैंक आपको स्टूडेंट लोन भी प्रोवाइड करता है, स्टडी लोन भी अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है। हैविंग सेड दैट, आपके जो बैकग्राउंड चेक होते हैं, आपके पापा कहाँ जॉब करते हैं या आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो सब चेक करके आपको लोन दिया जा सकता है। और अगर आप कोई छोटा लोन चाहते हैं, जैसे कि कोई कंट्री, आपको मॉरिशस जाना है, सिंगापुर जाना है, और वहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, तो उसके लिए जो सुविधा होती है वो होती है पीएल की, जिसको पर्सनल लोन बोलते हैं, जो क्रेडिट स्कोर पे मिल सकता है किसी भी बैंक से। अच्छा। अगर आपकी कोई अच्छी क्रेडिट स्कोर है या आपके फादर का अच्छा क्रेडिट स्कोर है, तो आपको छोटे लोन जैसे 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 7 लाख, ये आपको अपने क्रेडिट स्कोर पे पर्सनल लोन मिल सकता है, जिसका इंटरेस्ट रेट भी उतना ही होता है जितना स्टडी लोन का होता है। प्लस आप सिक्योर्ड लोन भी ले सकते हैं, जैसे आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है या आपके नाम पे कोई कार है, तो आप एक सिक्योर्ड लोन ले सकते हैं जो बहुत आसानी से आपको मिल जाता है, और आप अपनी कमाई से ही अपना लोन चुका के उसको फ्री कर सकते हैं। अच्छा। तो हमें कुछ समय मिल जाता है अपना पैसा वापस से फ्री करवाने का और लोन को फ्री करने का। तो कुछ केसेस आते हैं आपके पास ऐसे जहाँ पे आप लोग यहाँ पे लोकल लेवल पे आप हेल्प करते हो बच्चों की? जी, बहुत सारे केस आए हैं। अच्छा। और हमारा टाई अप भी बैंक के साथ है। अच्छा। और फाइनेंशियल हाउसेस के साथ है, जहाँ पर अगर आप आते हैं तो हम आपकी मीटिंग करवा लेते हैं उनसे, और आप पर्सनल लेवल पे उनसे बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी बता सकते हैं, अपना स्टेटस बता सकते हैं कि हमारा फैमिली स्टेटस ये है और हमको लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, और वो आपको अच्छी गाइडेंस हमारे ऑफिस में ही देंगे।
अच्छा अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं, जैसे मैंने कई बार कुछ पेरेंट्स हैं जो अवेयर होता है इन चीज़ों के लिए, उनके बच्चे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर कोई खुद से जाना चाह रहा है, वो खुद से अप्लाई करने में ज़्यादा इजी रहता है या थ्रू किसी कंसल्टेंसी एजेंसी के, जैसे आपका एनवी इमिग्रेशन है, क्या उनके लिए ज़्यादा फिजिबल क्या रहता है? मेरा मानना ये है कि आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं और कंसल्टेंसी के थ्रू भी कर सकते हैं। बात आती है रिजेक्शन पॉइंट्स पे। अच्छा। बात ये आती है कि अगर आपने अपनी फाइल ढंग से नहीं रखी है, कोई कंट्री है जैसे कि जर्मनी जा रहे हैं या यूके जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, आपने अपनी फाइल रख दी और आपको रिजेक्शन आ गई, और उसके बाद आप जब दोबारा उस कंट्री में अप्लाई करते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है वीज़ा लेना। अच्छा। पहले ट्राई पे अगर आपका आ जाता है वीज़ा, तो आपको उस कंट्री में इजी एंट्री मिल जाती है, लेकिन रिजेक्टेड केस में उस कंट्री में जाना दोबारा बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा। इसलिए हमारी प्रोफेशनल टीम अच्छे से फाइल को पुट करती है ताकि आपके रिजेक्शन चांसेस बहुत 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 कम हो जाते हैं और एक ही बार में आपका सिलेक्शन उस यूनिवर्सिटी में या उस कंट्री में हो जाता है। तो आपका ये कहना है कि अगर कोई एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंसी है तो आप उसके थ्रू जाएं तो ज़्यादा इजी हो जाती हैं चीज़ें। जी। इजी गोइंग हो जाता जी। है ना? क्योंकि ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो अपनी फाइल को ढंग से पुट नहीं कर पाते हैं और इमिग्रेशन रिजेक्ट कर देता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं आजकल जो बच्चों को या क्लाइंट्स को बाहर भेजते हैं, चाहे वो वर्क परमिट हो चाहे स्टडी परमिट दिलाना हो, तो वाई टू चूज़ एनवी इमिग्रेशन? हम उसे क्यों चूज़ करें अगर इतने सारे लोग हैं मार्केट में? तो हम आपकी तरफ क्यों आए? ऐसा क्या है? जी, इसका जवाब मैं इसे देना चाहूँगा कि हमारा हेड ऑफिस गुजरात में है, सूरत से, जहाँ पे हम सालों से वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसकी जो हमारी ब्रांच है कोटद्वार में, और हमारे बोर्ड में देखेंगे तो जितने वीज़ा हमारे सक्सेस हैं उन सब के सबूत हमारे पास हैं, उनके सारे प्रूफ हम दिखा सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट बाहर जाते हैं, कोई भी स्टूडेंट सब स्टडी वीज़ा करने से पहले पुराने स्टूडेंट जो वहाँ रह रहे हैं उनसे बात करता हूँ। कंफर्ट होता है उसको कि वहाँ पर क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अच्छा। प्लस एनवी इमिग्रेशन अकोमोडेशन असिस्टेंस देता है, एनवी इमिग्रेशन पिकअप देता है, एनवी इमिग्रेशन जो आपका पेमेंट ऑप्शन है उसको इतना इजी कर देता है ताकि आप आसानी से पे कर सको। एनवी इमिग्रेशन आपके लोन में मदद करता है। एनवी इमिग्रेशन आपको वहाँ पर जॉब असिस्टेंस देता है ताकि आप लेफ्ट आउट फील ना करो नई कंट्री जाके। हम अच्छा। हमारे जो पुराने बच्चे हैं वो आपको उस कंट्री में भी घुमाते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी, और पार्ट टाइम जॉब मिलना बहुत आसान करवा देते हैं बच्चों के लिए। मतलब आपका ये कहना है कि आपकी ड्यूटी सिर्फ वीज़ा देने तक खत्म नहीं हो जाती है? बिल्कुल नहीं। आप उसके बाद भी उनका पूरा मतलब टेक केयर करते हैं, जो भी आप जिसको जी बात बिल्कुल बिल्कुल, पूरा ख्याल रखा जाता है। अच्छा। वहाँ से अगर कभी भी उनको कुछ और ज़रूरत पड़ती है, जैसे फाइनेंस मूव करने के लिए कभी बच्चों को हमारी ज़रूरत पड़ती है, तो हम उनके लिए एक फॉरेक्स कार्ड खोल के देते हैं, जिसमें बच्चे इंडियन मनी डाल सकते हैं और वहाँ पर एज अ एटीएम उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि वहाँ पर वो उनकी करेंसी में पैसा भी यूज़ कर सकें। अच्छा, तो फिर तो बहुत सारे फ़ायदे हैं आपसे जुड़ने के जो मुझे लग रहा है कि आप उसके बाद भी ध्यान रखते हैं। जनरली क्या होता है कि आपने वर्क परमिट दिया, वीज़ा दिया, आप वो गया वहाँ पे और फिर आपका ड्यूटी ख़त्म। जनरली लोग इसी उसमें रहता है, बट अगर आप उसके बाद भी दे रहे हैं तो इट मीन्स कि कहीं तो कुछ तो अलग है औरों से। अच्छा, कुछ चीज़ें ये हैं कि जैसे कोई बच्चा बाहर जाना चाह रहा है, अब्रॉड जाना चाह रहा है, वो किसी भी चीज़ के लिए, कुछ बेसिक ऐसे स्टेप्स हैं जो उसको ध्यान में रखने चाहिए पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को या क्लाइंट्स को? इसमें अगर बच्चे का कोई इंटरेस्ट है पर्टिकुलर और वो अपने माँ बाप के साथ शेयर करता है, मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि कुछ माँ बाप बच्चों से कुछ ऐसा का चीज़ कराना चाहते हैं जिसमें कभी कभी बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते। मैं चाहता हूँ कि माँ बाप ओपन माइंडेड रहें और बच्चों से पीछे वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जो अपने इंटरेस्ट का चीज़ करेंगे उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों के। ये तो है। और खुल के एक्सेप्ट करें कि हर बच्चा अलग होता है, यूनिक होता है, उसमें एक यूनिकनेस होती है, उसको पहचानो और उसको उड़ने दो, उसको काम करने दो, उसको अच्छे से स्टडी करने दो, और फिर वो आपको रिजल्ट दिखा के आपको कि हाँ मैंने ये बोला था और पेरेंट्स ने सपोर्ट किया और मैं इस कंट्री में ये पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे जॉब करने में भी मज़ा आ रहा है, घर भी पैसे भेजे जा रहे हैं, घर का लिविंग स्टैंडर्ड बदल गया है, हर चीज़ बदल सकती है। अच्छा, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो फिर क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखनी होती हैं? सेफ्टी, बच्चों का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि आपको कितना खर्चा मंथली पड़ सकता है। स्टडी वीज़ा में स्पेशली मंथली एक्सपेंसेस क्या होते हैं उस कंट्री में, पर्टिकुलर कंट्री में। जैसे अगर आप मॉरिशस के मंथली एक्सपेंसेस को अगर कंपेयर करें सिंगापुर से, तो सिंगापुर में ज़्यादा एक्सपेंस होता है, यूरोप में ज़्यादा एक्सपेंस होता है, लेकिन वहाँ पर अर्निंग्स ज़्यादा होती हैं। जहाँ पर
एकोमोडेशन लेना और खाने में सस्ता होता है, वहाँ कमाई भी सस्ती होती है, कम होती है। मतलब वो हम एक टर्म बोलते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मतलब खर्चे ज़्यादा हैं तो वहाँ पे फिर आपकी अर्निंग्स भी ज़्यादा होंगी, अर्निंग भी बढ़ जाती है ये आपका कहना है। जी। और मल्टी नेशनैलिटी में जब आप रहते हो तो आपका एक सोचने का तरीका बदल जाता है। अगर आप एक ही कंफर्ट जोन में रहते हो, एक ही तरह के लोगों से रहते हो, तो आप एक ही चीज़ सीख सकते हो। अभी जो ये वॉर की कंडीशंस है हमारे यहाँ गल्फ कंट्रीज़ में और जो इस तरफ है, इसका कुछ आपके इमिग्रेशंस पे, मतलब आपके ही नहीं, जर्नल इमिग्रेशंस पे कुछ फ़र्क पड़ा है? काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अच्छा। कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर लोग बहुत जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि वीज़ा प्राइजेस कम होते हैं वहाँ के। जैसे गल्फ़ का मैंने आपको बताया कि गल्फ़ में बहुत फ़र्क पड़ा है। आज लोग गल्फ़ की जगह सिंगापुर और मॉरिशस को प्रेफर कर रहे हैं, जहाँ पर उनकी अर्निंग उससे ज़्यादा है जो गल्फ़ में हो रही है आज के टाइम पे, और सिक्योरिटी है, अच्छा इन्वायरमेंट भी मिल पा रहा है उनको। तो आज लोगों को ऐसा लग रहा है कि दूसरा ऑप्शन भी उनको तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग चले तो जाते हैं लेकिन फिर बाद में ये प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमें वापस आना है, यहाँ पर चीज़ें सही नहीं है। जो मैं सोचता हूँ कि उनको पहले से तैयारी मैं आपके पास आती हैं इस तरह की क्वेरीज कि हम गल्फ जाएं या ना जाएं, इस तरह की कोई गाइडेंस आपसे लेने आते हैं लोग? जी बहुत आते हैं। अच्छा। और आजकल तो ऑनेस्टली मुझे वहाँ से बहुत कॉल आ रहे हैं कि मैं वहाँ पर हूँ लेकिन मैं रहना नहीं चाहता, अच्छा। मुझे वहीं से भेज दीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आपकी प्रोसेस तो इंडिया से ही होगी। ओके। और आपको उसके लिए इंडिया आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा एनवी इमिग्रेशन है ये सऊदी में नहीं है, ये दुबई में नहीं, ये है तो इंडिया में। तो इंडिया के प्रोसेस इंडिया से ही चालू होंगे। तो काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं एक्चुअली, कि हम लोग यहाँ पर हैं लेकिन हम लोग सैलरी से खुश नहीं हैं, हम अपनी फैसिलिटीज़ जो हमें मिल रही हैं उससे खुश नहीं हैं। अच्छा। तो हम लोग दूसरी कंट्री मूव होना चाहते हैं। ओके। आप भी अपने लेवल पे कुछ रिजेक्शंस करते हैं? हम अपने लेवल पे रिजेक्ट कर सकते हैं अगर हमको लगेगा कि वो अपनी एबिलिटी जो उनकी है और जो उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो उस जॉब से या फिर उस स्टडी से मैच नहीं करता है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप थोड़ी सी तैयारी करिए, और वो भी गाइड करते हैं कि किस तरह से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। अच्छा। रिजेक्ट करना, ये कभी कभी रिजेक्ट करना नहीं होता है, कभी कभी ये होता है कि आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं इस चीज़ का जो आज आपको इशू फील हो रहा है, ताकि उनके रिजेक्शन ना हो, क्योंकि एक कंट्री में रिजेक्शंस मतलब बहुत सारी कंट्री में वो आपको रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो हम नहीं चाहते कि किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो, तो इससे पहले कि उनको प्रिपेयर किया जाए और आधी अधूरी तैयारी में ना भेजें हम। तो ये जो आपने कहा है कि आधी अधूरी तैयारी, तो थोड़ा सा आप हमारे बच्चों को, हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि उनको आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो आप उनके कुछ बेसिक्स सी उनको बातें बता सकते हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, जो चीज़ें वो तैयार रखें आपके पास आने से भी पहले? इसमें मैं बच्चों को ये बोलूँगा कि अगर आप सपना देख रहे हैं अच्छी कंट्री का, आप यूके जाना चाहते हैं, आप यूएसए जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, आप यूरोप जाना चाहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, तो 12th में मार्क्स आपके बहुत कैलकुलेट होते हैं। जितने अच्छी परसेंटेज आपकी रहेगी उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी, और आपके ऑप्शंस बढ़ जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ के। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके अगर 50-60% है तो आपको 2 यूनिवर्सिटी मिल सकती हैं, आपके 60-70 है तो आपको 4 यूनिवर्सिटी मिल सकती हैं। जितनी ज़्यादा मार्क्स होंगे उतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी में आपके चांसेस बढ़ जाएंगे वीज़ा के, वो आपको बहुत ध्यान देना है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि आपको फाइनेंशियली रेडी रहना है उस कंट्री के लिए। आपको फाइनेंशियली 6 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट वो भी दिखानी हो सकती है। उसमें किसी किसी कंट्री में ऐसा होता है कि 7 से 10 लाख रुपए दिखाने होते हैं, किसी किसी कंट्री में 10 से 12 लाख दिखाने होते हैं। तो वो कैसे दिखाने हैं उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि आज आपने बोला और आप आज ही अपना बैंक बैलेंस दिखाना चालू कर रहे हैं। उसके लिए पहले से प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी स्टेटमेंट जब हम दिखाएं तो वो लेजिट लगे। ऐसा ना लगे कि आपने कल वीज़ा के लिए अप्लाई किया है और आज आपने पैसे डाले, ऐसा नहीं होना चाहिए। 6 महीने के स्टेटमेंट में आपका हर महीने कुछ ना कुछ डिपॉजिट होना चाहिए, ताकि आपकी जो स्टेटमेंट है जेन्युइन दिखे और आपको वीज़ा रिजेक्शन ना मिले। और कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जैसे जर्मन लैंग्वेज, अगर आपको जर्मनी जाना है तो उसकी तैयारी करें, जहाँ की हम एक एडवांटेज हो जाती है कि आपको जर्मन भी आती है, ताकि आपको जर्मनी का वीज़ा भी इजीली मिल सके अगर आपको जर्मनी में जाने में इंटरेस्टेड है। तो फ्रांस में अगर आपको फ्रेंच आती है तो वो ज़्यादा आपको एडवांटेज देगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी
आप एनवी इमिग्रेशन में कभी भी कॉल कीजिए, फ्री कंसल्टेशन है, बहुत इजी है। एक बार आप कॉल करेंगे तो पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी। आशीष जी, एक चीज़ और मैं बच्चों के और जो क्लाइंट्स हैं उनके बेनिफिट के लिए मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो फेक एजेंसीज़ हैं जो इस तरह से जो अपना एक फॉल्स ट्रैप में जो क्लाइंट्स को ले आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कॉमन सी बातें जिनके बेसिस पे वो अपने आप को बचा सकते हैं? कुछ आप ऐसी चीज़ें बताएं कि क्या चीज़ें हैं जो कॉमन है, ध्यान में रखनी चाहिए कि आप किसी ऐसे ट्रैप में ना फंसे। अगर कोई भी एजेंसी आपको बोल रही है कि आपका सब कंट्री में हो जाएगा, तो वहाँ मत जाइए। मतलब पहला तो यही है। पहला तो यही है, अगर वो बोलेंगे हो जाएगा, हर चीज़ में हो जाएगा बोल रहे हैं तो वो गलत है। ऐसा नहीं होता है, हर इंसान का हर जगह नहीं हो सकता है। और दूसरा कि अगर वो आपसे एडवांस में ही 50% 60% पैसा मांग रहे हैं तो वो भी एक रेड फ्लैग है। प्लीज़ उस पे पैसे ना फंसाएं। और दूसरा, अगर आपसे कोई बहुत ही सस्ता पैकेज आपको दे रहा है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन वो जो झूठ बोलेगा ना वो आपको बहुत सस्ते सस्ते पैकेज देंगे, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है काम करना नहीं है, उनका केवल पैसा पैसा लेना है और फिर आपके फ़ोन उठाना बंद कर देना है। तो वो कुछ भी बोल सकते हैं आपको। वो आपको बोल सकते हैं कि नहीं, मैं आपका काम, अगर कोई काम जैसे फॉर एग्जांपल कोई 5 लाख में काम होता हो तो आपको बोल सकते हैं कि 2 लाख में करा दूंगा। अच्छा। हाँ, और फिर वो आप जैसे ही आप उसको आप बोलोगे कि नहीं 3 लाख का मुझे फ़ायदा है, तो बोलेंगे कि नहीं 2 लाख दे देते हैं। फिर 2 लाख लेने के बाद वो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। बट कोई केसेस आते हैं आपके पास ऐसे, कोई ऐसा हो जो आप बताना चाहें? बहुत सारे केसेस हैं। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि कनाडा के लिए किसी ने 5 लाख ले लिए थे, उनका पासपोर्ट भी जब्त करवा लिया था। अच्छा। और ऐसे भी काफ़ी केसेस हैं। एक मेरे पास आया था कि मॉरिशस के लिए उनसे वर्क परमिट बोल के 6 लाख रुपए ले लिए गए और उनको टूरिस्ट वीज़ा पे भेज दिया गया। अच्छा। टूरिस्ट वीज़ा पे भेजा और उसके बाद मॉरिशस की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनको पकड़ा, डिबोर्ट कर दिया और ब्लैक लिस्ट में डाल दिया उनको। उसके बाद जब मैंने उनका लेटर देखा तो अभी उनके लिए दोबारा जाना मॉरिशस बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, जबकि वो जॉब कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर लोग कई बार दुगना तिगना पैसा दे रहे हैं और फिर भी वर्क परमिट के नाम पे उनको टूरिस्ट वीज़ा बेचा जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कि आप पहले आप टूरिस्ट वीज़ा में जाइए और हम वहाँ पर आपका करवा देंगे। तो वो एक मिथ है। टूरिस्ट वीज़ा का मतलब होता है टूरिस्ट वीज़ा, जहाँ पर आप घूम सकते हैं। वर्क वीज़ा का मतलब होता है वर्क वीज़ा, जहाँ पर आप काम करते हैं। स्टडी वीज़ा का मतलब होता है स्टडी वीज़ा, जहाँ पढ़ते हैं। हाँ, ये है कि स्टडी वीज़ा में आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो हमको इस चीज़ में क्लियर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, बहुत सारी अच्छी जानकारी मुझे आपसे मिल रही है। लॉन्ग टर्म में आपका एनवी इमिग्रेशन का क्या विज़न है? एनवी इमिग्रेशन का लॉन्ग विज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं और बड़े से बड़ा घर बनाएं और अपने परिवार को सपोर्ट करें और अपने सारे सपने पूरे करें जो उन्होंने सोचे हैं, बट बहुत कम समय में। अगर उनको 10 साल लगते हैं वो पैसा कमाने में जो वो ड्रीम करते हैं, तो 2 या 3 साल में कर सकें। अपना पहला खुद आईफोन अपने पैसे से खरीदें, अपने लिए गाड़ी अपने पैसे से खरीदें और किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंसी उनकी किसी पे ना रहे। ये हमारा विज़न यही है। और हम कम काम करना चाहते हैं पर क्वालिटी काम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मैं इतना सारा काम पकड़ूं जिसमें मैं काम नहीं डिलीवर ना कर पाऊं। इसलिए हम लोग ना बोलने पे भी बिलीव रखते हैं कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो बेटर है, झूठ बोलने से ज़्यादा बेटर होता है ना बोलना कि आपका काम नहीं हो सकता है। और आप अगर किसी से भी फीडबैक पूछ लो तो हमने बहुत लोगों को ना बोल दिया कि नहीं आपका नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, हम लोग हाँ बोल के कि ऐसा नहीं करना चाहेंगे कि आपको फेक प्रॉमिसेस करें और आपका काम नहीं हो पा रहा है। अभी तक आपने कुछ परमिट्स यहाँ पे दिलवाए हैं लोगों को, वीज़ास परमिट्स यहाँ पे? जी, हमारे पास सिंगापुर के काफ़ी परमिट्स आ गए हैं। अच्छा। हमारे पास यूरोप के परमिट्स आ गए हैं, रशिया के आ गए हैं और हमारे पास दुबई का टूरिस्ट वीज़ा हमारे पास आ गए हैं। हमने काफ़ी लोगों को दे दिया है। और हमारे पास हल्द्वानी, नैनीताल, पौड़ी और कोटद्वार, देहरादून, काफ़ी जगहों से इंक्वायरी आई है और इनके वीज़ा लगे हैं। हालांकि हम लोग पैन इंडिया काम कर रहे हैं कि पूरे इंडिया से हम कोई भी कांटेक्ट कर सकता है हमको। उनको आने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आना चाहते हैं तो वो आएँ और अगर वो हमारा ऑफिस विज़िट करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है।
हमारा तो ये भी ऑफ़र है कि अगर कोई बाहर से आता है, जैसे कि कोई दिल्ली से आता है या मुंबई से आता है और वो हमारे ऑफिस विज़िट करना चाहते हैं, तो उनके होटल का खर्चा भी हम देंगे। अच्छा। हाँ, हमारे उनका होटल का खर्चा हम लोग देंगे। वो अकोमोडेशन वो हमारे क्योंकि वो हमसे मिल आएंगे स्पेशली। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग इतनी दूर से आएंगे तो रहेंगे कहाँ, एग्जैक्टली। तो हम लोग करेंगे उनके लिए, और वो रहें और ऑफिस आएँ विज़िट करें हमारा, तो वो हम लोग संभाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन हर इंसान ये भी सोचता है कि मैं दूर जाऊँ तो वो वर्थ इट होना चाहिए, और वो वर्थ इट हम देना चाहते हैं उनको, ताकि हम लोग अकोमोडेशन दें और हमसे खुल के वो बात करें, शेयर करें। अगर उनके साथ कुछ कभी कोई गलत एक्सपीरियंस है उनके पास, तो हमें शेयर करें और हमको उनको अच्छी गाइडेंस दें उनको। आपके जो ब्रांचेस हैं आपके एनवी इमिग्रेशन की, वो अभी कोटद्वार में ही हैं या कुछ और सिटीज़ में भी हैं? हमारा अब हेड ऑफिस सूरत में है, अच्छा। और हमारा ब्रांच कोटद्वार में, बाकी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस सिंगापुर, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक में भी है। अरे वाह, मतलब आप इंटरनेशनली आज की डेट में काफ़ी अच्छा आप काम कर रहे हैं जी। और ट्रस्टफुल एक ब्रांड की तरह आप हमारे कोटद्वार में हैं, तो हमारे यहाँ के लोगों को, वैसे तो सभी को, बट हमारे लोगों को कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एटलीस्ट उनको यहाँ पे ये है कि उनके पास कोई ऐसी चीज़ है कि वो कभी भी जाकर आपसे गाइडेंस ले सकते हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या मैसेज रहेगा? पेरेंट्स और स्टूडेंट को मैं यही बोलूँगा कि जब आप 12वीं पास करते हैं और एज ए स्टूडेंट 12th के बाद मोस्टली बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। उनको ये होता है मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ या वो कर लूँ, कहीं ये गलत ना हो जाए, कहीं वो गलत ना हो जाए। और पेरेंट्स इस कन्फ्यूजन में कभी कभी गलत डिसीजन भी ले लेते हैं बच्चों के लिए। तो हमारा बोलना यह है कि एक बार किसी भी बड़े कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले एक बार हमारे साथ कंसल्ट करें, एक बार हमसे बात करें, डिस्कस करें। उसके बाद कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहें करें, लेकिन प्लीज़ ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। और हमारे साथ जो भी आपकी बातचीत होगी वो बिल्कुल फ्री है, हम आपको कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। माँ बाप आइए, बच्चे आइए और देखिए, हो सकता है कि उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आपके लिए हो। हाँ। और आप 12th के बाद के जो 3-4 साल होते हैं वो आपका फ्यूचर बना देते हैं, और फिर आप एक दिशा आपको पता चल जाती है कौन सी दिशा में मैं जाने वाला हूँ। अगर किसी ने बीटेक कर रहा है तो वो इंजीनियर बनेगा, किसी ने होटल मैनेजमेंट किया तो वो होटल लाइन पे छोड़ेगा नहीं, फिर वो ज़िंदगी भर वो चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि 12th के बाद के 4 या 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर बच्चे के लाइफ के, और वो उसको ना वैल्यू करने चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आशीष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर पर्टिकुलरली मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आज ही पता लगी हैं। तो थैंक यू आपके लिए, आप हमारे शो में आए और इतनी अच्छी अच्छी आपने जो बातें की हैं और जानकारी जो हमें दी है, और हमारे दर्शकों को भी ऑब्वियसली बहुत सारा फ़ायदा मिला होगा, ऐसा मैं होप कर रही हूँ कि उनको बहुत अच्छी लगी होंगी ये बातें। तो बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आप थे आशीष नेगी जी, जो कि एनवी इमिग्रेशन से हैं, कोटद्वार में अभी आए हैं रिसेंटली, और आपने पूरा पॉडकास्ट देखा। मुझे लगता है ये बहुत ही फ्रूटफुल पॉडकास्ट है। अगर आपको भी ये फ्रूटफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो किसी भी तरीके से, तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो क्लाइंट्स, जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स अभी भी डिलेमा में हैं कि वे अब्रॉड जाना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, एटलीस्ट हमारे उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, तो एनवी इमिग्रेशन यहाँ पर आपको करियर गाइडेंस से लेके आपको वीज़ा गाइडेंस, वर्क परमिट, हर तरह की गाइडेंस देने के लिए यहाँ पे बिल्कुल है। और जैसा कि आशीष जी ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें उनके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का फीस ही है। तो जर्नल भी आप आके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट एक फ़ोन कॉल से तो आप बात कर सकते हैं। तो इस तरह की पर्सनालिटीज़ आगे भी हमारे शो में आती रहेंगी। समय समय पर हम नई नई पर्सनालिटीज़ के साथ, नए नए सब्जेक्ट्स के साथ आपसे ज़रूर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमें ऐसे ही बनाए रखिए। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।